भीम सिंह के साथ ऊपर जा रहे सिद्धार्थ को एकदम से सायरन बजने की आवाज सुनाई देने लगी थी। उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया था। जब उसने भीम सिंह से इस बात पर सवाल किया तो भीम सिंह ने उसे बताया कि ये सायरन किसी घुसपैठिए के पकड़े जाने के बाद बजता है। साथ ही जब भीम सिंह ने ये पूछा कि क्या उसके साथ वहां कोई और आया हुआ है, तो सिद्धार्थ के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो गुरबचन और अभिमन्यु को बाहर ही छोड़कर आया था। उसे इस बात का अंदेशा हो चला था कि हो न हो गुरबचन और अभिमन्यु ही पकड़े गए हैं। ये सोचने के साथ ही सिद्धार्थ के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए थे। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि वहां पर वो सिर्फ 3 थे और उनके सामने पूरी की पूरी फौज थी, जिनके पास ऑटोमेटिक और इंपोर्टेड हथियार थे, जिनका सामना करना सिद्धार्थ के लिए नामुमकिन सा था। ऊपर से गुल्लू भी अभी तक सिद्धार्थ को नहीं मिला था। हे भगवान, अब मेरी पहली और आखिरी बार विनती सुन लेना। जो पकड़े गए हैं वो गुरबचन और अभिमन्यु अंकल ना निकले। सिद्धार्थ ने मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद करते हुए बोला। सिद्धार्थ, कृतिका और भीम सिंह ऊपर पहुंच चुके थे। सायरन बजने की वजह से सारे गार्ड्स और वर्कर्स अपना काम छोड़कर वहां इकट्ठा होने लगे थे। हवेली के बाहर खाली पड़ी जगह की लाइट्स को ऑन कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा उजाला था। सिद्धार्थ जब बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर भीड़ जमा है और भीड़ होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। भीम सिंह और कृतिका तो वहीं खड़े रह गए थे, लेकिन सिद्धार्थ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गया था और जब वो सामने पहुंचा तो पाया कि वहां पर कोई नहीं था। वहां पर किसी को ना पाकर सिद्धार्थ और ज्यादा चौंक गया था। वो जल्दी से पीछे लौटा और आकर भीम सिंह से बोला, आपने तो कहा था कि किसी घुसपैठिए के पकड़े जाने की वजह से सायरन बजा है, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर भीम सिंह भी चौंक गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? भीम सिंह ने सिद्धार्थ से सवाल किया। मैं सच कह रहा हूं, वहां कोई नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। और उसका जवाब सुनकर भीम सिंह भी देखने चला गया था। उसे भी वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा था। मैदान में खड़ी भीड़ आपस में तमाम तरह की बातें की जा रही थी। कुछ लोग इसे सिस्टम का फेल्योर बता रहे थे, कुछ बता रहे थे कि जो पकड़ा गया था वो भाग गया है। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी। वहां पर किसी को ना पाकर सिद्धार्थ के दिल में थोड़ी सी राहत हुई। उसे इस बात से जरा भी मतलब नहीं था कि सायरन क्यों बजा है। उसे तो वहां पर एक मौका दिख गया था। चूंकि उसे मेन हॉल पता था और सबके बाहर होने की वजह से अंदर पूरी तरह से खाली था, इसलिए वो गुल्लू को बहुत आराम से ढूंढ सकता था। उसने कृतिका को इशारा किया और झट से मेन हॉल की तरफ चला गया था। इधर भीम सिंह जब वापस लौटा, सिद्धार्थ को वहां ना पाकर उसने इधर उधर ढूंढना चालू कर दिया था। सिद्धार्थ और कृतिका दोनों बहुत तेजी के साथ मेन हॉल के पास बने कमरों को देख रहे थे। वो जिस भी कमरे को खोलते उन्हें जानवरों और पक्षियों की ऐसी ऐसी प्रजातियां दिखाई पड़ती जिनके बारे में सिद्धार्थ ने कभी सुना तक नहीं था। अभी तक सिर्फ गुल्लू को छुड़ाने आए सिद्धार्थ के मन में अब सभी को छुड़ाने की बात हिलोने मारने लगी थी। सिद्धार्थ और कृतिका गुल्लू को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंच चुके थे जहां पर ईगल गैंग ने पेमा को बंदी बनाकर रखा था। पेमा को देखते ही सिद्धार्थ एक पल को सब कुछ भूल गया था और वो भागकर पेमा के पास पहुंच गया था। पेमा भैया, पेमा भैया! सिद्धार्थ ने उनका चेहरा ऊपर करते हुए उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन पेमा होश में नहीं था। लगातार पड़ी मार और खाना पानी ना मिलने की वजह से पेमा के शरीर ने जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ था। ये बेहोश है, कृतिका ने पेमा के नब्ज चेक करते हुए कहा। हमें इनको यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने कृतिका की ओर देखते हुए कहा। लेकिन कैसे? ये छोटे से तो नहीं है कि हम इन्हें शर्ट में छुपा लें, और इतने लोगों के बीच से इन्हें लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। कृतिका सिद्धार्थ को हिदायत देते हुए बोली। दोस्ती शब्द होता है ना, ये होता तो बस 2.5 अक्षर का है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं पता कर पाया कि इस 2.5 अक्षर के पीछे कितना अथाह प्रेम छुपा हुआ है। जब आपको आपके परिवार वाले, घर वाले, दुनिया वाले, जिनके लिए आप करते हो वो सब छोड़ देते हैं, तब आपको जिस कंधे का सहारा मिलता है वो आपका सच्चा दोस्त होता है। दोस्ती में लोगों ने अपनी जान तक लुटा दी है। पेमा भले ही सिद्धार्थ से उम्र में बड़ा था, लेकिन सिद्धार्थ उसे अपना दोस्त मानता था। एक ऐसा दोस्त जिसने उसकी जान बचाने के लिए गोली खाई थी। हालांकि पेमा को उसकी एजेंसी ने छोड़ा नहीं था। उसने भी भीम सिंह को भेज रखा था, लेकिन भीम सिंह के कुछ दायरे थे
और उसे उन्हीं दायरों में रहकर काम करना था। लेकिन सिद्धार्थ का दायरा असीमित था। वो पेमा को बचाने के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र था। हमें कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मैं इन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, सिद्धार्थ ने कृतिका से कहा। ठीक है, हम पहले गुल्लू को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। कृतिका ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और फिर दोनों उस कमरे से बाहर निकलकर चले गए थे। कृतिका सिद्धार्थ के ऊपर और फिदा हो चुकी थी। उसे सिद्धार्थ डेयरिंग के साथ साथ केयरिंग पर्सन भी लग रहा था। डेयरिंग और केयरिंग के साथ साथ सिद्धार्थ के अंदर की हम्बलनेस कृतिका को उसका दीवाना बना रही थी। वो सिद्धार्थ को देखकर नहा के मुस्कुराए जा रही थी। इधर अंदर सिद्धार्थ और कृतिका गुल्लू को ढूंढने के लिए खाक छान रहे थे और उधर बाहर 3-4 लग्जरी कार आकर रुक गई थी। जैसे ही वो लग्जरी कार आकर रुकी, वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रुक गई थी। वो कार और किसी की नहीं बल्कि सुखी भाई की थी। करीब 40 से 45 वर्ष की उम्र का सुखी बचपन से ही जयराम की दुनिया से जुड़ा हुआ था। पर्स मारने से लेकर शुरू हुआ सुखी का ये सफर अब तस्करी पर पहुंच चुका था। जानवरों की तस्करी के अलावा हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी से लेकर चाइल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी सुखी का बड़ा नाम था। बड़े से बड़े अधिकारी भी सुखी के ऊपर हाथ डालने से डरते थे, क्योंकि लोगों में ये दहशत फैली हुई थी कि सुखी भाई के ऊपर किसी बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। सुखी की गाड़ी रुकते ही वहां मौजूद कश्यप दौड़ते हुए आ गया था और उसने दौड़कर सुखी भाई की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और सुखी भाई गाड़ी से बाहर निकल आए थे। वार्निंग सायरन क्यों बज रहा है कश्यप? सुखी भाई ने कश्यप से पूछा। पता नहीं भाई, लेकिन हम चेक करवा रहे हैं। शायद कोई सिस्टम ग्लिच है, कश्यप ने सफाई देते हुए कहा। सिस्टम ग्लिच? ऐसा कैसे हो सकता है? 10 साल लगे हुए हो गया, ये फिर सिस्टम ग्लिच कैसे हो सकता है? सुखी ने सवाल किया और हवेली के अंदर बढ़ चला था। उसके साथ उसके करीब 10 से 12 बॉडीगार्ड थे जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है भाई, लेकिन हम पता करा रहे हैं, कश्यप ने जवाब दिया। कश्यप के इतना कहते ही सुखी भाई रुक गए थे। उनको अचानक से रुकता देखकर कश्यप के चेहरे का रंग बदल सा गया था। क्या हुआ भाई, आप रुक क्यों गए? उसने डरते हुए सवाल किया। इस समय तुम्हारे ब्रांच पे बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जो मेरी समझ से भी बाहर है कश्यप। अभी कुछ देर पहले बिसलपुर का बंगला उड़ाया गया है। वहां मैनेज हो ही रहा था कि सूचना मिली कि यहाँ सायरन बज उठा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कश्यप? सुखी भाई ने कश्यप की ओर देखते हुए सवाल किया। उनका सवाल सुनकर कश्यप के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। बिसलपुर का बंगला उड़वा दिया गया है? कश्यप ने डरे हुए चेहरे के साथ सवाल किया। उसे अभी तक इस बात का भी पता नहीं था कि उसके बंगले को उड़वा दिया गया है। अपनी जानकारी को अप टू डेट और दुरुस्त रखो कश्यप, वरना कोई आकर मार देगा तुम्हें, सुखी भाई ने बहुत आराम से कहा और कश्यप के गाल पर थपकी मारकर वहां से अंदर चले गए थे। सुखी पाजी के वहां आने के बाद अभी वर्कर्स की छुट्टी कर दी गई थी, क्योंकि ये उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। अंदर जाकर सुखी वहां बने एक केबिन के अंदर चला गया था, जो शायद उन लोगों का कंट्रोल रूम था। बिसलपुर में क्या हुआ था सुखी भाई? कश्यप ने सवाल किया। उसकी बात सुनकर यह साफ पता चल रहा था कि कश्यप को अभी तक बंगला उड़ने के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। तुम्हारे बंगले पर 2 लोगों ने धावा किया, उसके बाद उनके एक साथी ने तुम्हारे 2 आदमियों की हत्या कर दी। वो लोग राजसमंद भी आए हैं। उन्होंने असलम से तुम्हारे अड्डे का पता भी ले लिया है और वो यही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तुम्हारी लापरवाही किसी दिन सबकी मौत का कारण बनेगी कश्यप, सुखी भाई ने कश्यप से कहा। सुखी भाई की बात सुनकर कश्यप को तो मानो काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। उसकी हवेली में किसी की एंट्री होना नामुमकिन था, तो फिर वो लोग अंदर कैसे आ गए थे और कश्यप को ये बात पता क्यों नहीं चली? ये सोचकर ही उसका दिमाग पंचर हो गया था। सभी वर्कर्स को रोको और स्क्रीनिंग कराओ उनकी, कश्यप ने अपने एक आदमी को देखते हुए कहा और उसकी बात सुनते ही उस आदमी ने वॉकी टॉकी से गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट बंद करने के लिए कह दिया था। गेट बंद होने की सूचना मिलते ही गेट को बंद कर दिया गया था और उसके साथ साथ सभी लोगों को बाहर लाइन से खड़े होने का हुक्म दे दिया गया था। भीम सिंह ने जब ये सूचना सुनी तो वो समझ चुका था कि सिद्धार्थ और कृतिका के वहां होने की बात लीक हो चुकी है। अभी तक उसके कंधे पर सिर्फ पेमा को बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उसे सिद्धार्थ और कृतिका को भी वहां से बाहर निकालना था। भीम सिंह ने इधर उधर सिद्धार्थ को ढूंढना शुरू कर दिया था,
लेकिन सिद्धार्थ का कोई अता पता नहीं था। सिद्धार्थ और कृतिका बाहर हो रही हलचल से बेखबर होकर गुल्लू को ढूंढने के लिए वहां बने एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। वो लोग हर कमरे को देख चुके थे, लेकिन गुल्लू का कुछ नामो निशान नहीं था। गुल्लू को वहां ना पाकर सिद्धार्थ अब हताश हो चुका था। वो उसी कमरे के फर्श के ऊपर बैठ गया था। वो अपना हाथ सिर पर रखकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसकी नजर वहां लगी फर्श के ऊपर पड़ी। फर्श में लगी हुई टाइल्स में से कुछ टाइल कुछ अजीब लग रही थी, और जब वो आगे खिसक वहां पहुंचा तो पाया कि वो फर्श नहीं बल्कि नीचे जाने का दरवाजा था। उसने कृतिका की मदद से वो टाइल जब उखाड़ी तो उसे नीचे जाने का रास्ता नजर आने लगा था। एक और अंडरग्राउंड फ्लोर, सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा, और फिर उसमें उतरता चला गया था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, और जब सिद्धार्थ ने वहां लगी हुई लाइट्स को जलाया तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर क्या देखा था सिद्धार्थ ने उस अंडरग्राउंड कमरे के अंदर, और क्या उसका वहां जाना बढ़ाएगा उसके लिए और मुसीबत? क्या कश्यप और सुखी पकड़ लेंगे सिद्धार्थ को, या फिर सिद्धार्थ निकाल लेगा इससे बचने का कोई रास्ता? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।